अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और टू सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करती हैं। जो दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करती हैं उनको हम बोल देते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस फॉर्म्ड होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाटर की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं वाटर। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमारे पास रिएक्टेंट होंगे और जो वाटर है वो हमारे पास प्रोडक्ट होगा उसका। अब हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो हुआ है या नहीं हुआ, वो ठीक से परफॉर्म हुआ भी है या नहीं हुआ। तो वो हमें इस तरह से पता चलता है, जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, गैस प्रोड्यूस होती है, हीट या फिर लाइट प्रोड्यूस होती है, प्रेसिपिटेट्स उसमें बन जाते हैं, या फिर जो है उस जो सोल्यूशन है उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, कलरलेस गैस प्रोड्यूस हो रही है, या फिर क्या होता है कि सॉलिड जो है वो ब्लैक कलर में हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसमें। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन जो है वो ठीक तरह से हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया ऊपर कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स, कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कंबस्शन रिएक्शन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में मिलती हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू सब्सटेंसेस कंबाइन एंड फॉर्म वन न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम एंड क्लोराइड की। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वन सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है वो दो सब्सटेंसेस में या फिर उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक होती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। वाटर की ले लेते हैं हम एग्जांपल, वो सिंपल एग्जांपल है। वाटर में हमारे पास क्या होता है, H2O हमारे पास प्रेजेंट होता है। जब ये ब्रेक होगा तो हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हो जाएगा हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो मेंशन है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डीकम्पोज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। सो डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है वो ब्रेक होती है और टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो रिप्लेस होता है दूसरे कंपाउंड के साथ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है HCl, हाइड्रोक्लोराइड,
और एक हमने एलिमेंट है जिंक। हम जब एक एलिमेंट को एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तो वो उस कंपाउंड का जो एलिमेंट होगा ना उसके साथ रिप्लेस कर देगा और उस कंपाउंड के एलिमेंट को रिलीज करवा देगा। जैसे हमारे पास HCl था, हमने जिंक के साथ उसको करवाया तो जिंक आके क्लोरीन के साथ अटैच हो गया और हाइड्रोजन को उसने बाहर निकाल दिया। इस तरह हमारे पास होता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि एक एलिमेंट जब एक कंपाउंड के साथ आके अटैच होता है तो वो क्या करता है कि जो उसका पहले से उसके साथ एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको निकाल के उसकी जगह पे खुद आके अटैच हो जाता है उसके साथ। फिर उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और दोनों अपने एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। पहले क्या था कि एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट आके रिएक्ट कर रहा था एक कंपाउंड के साथ, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो हमारे पास कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं अपने एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, insoluble lead iodide forms in aqueous पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, रिएक्ट करवाया है पोटेशियम आयोडाइड को किसके साथ, लेड के साथ। ठीक है, अब उन्होंने किया कि अपने जो है एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए और एक न्यू जो है 2 न्यू कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म हो गए इसमें। फिर उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है हमारे पास कि जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ना ही तो वो सोल्यूशन एसिडिक रहता है और ना ही वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब कि उसकी pH जो है वो 7 हो जाती है और हमारे पास में क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। फिर है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन वो होता है जो रिएक्शन हम करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस रिएक्शन को कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। देन हमारे पास आ जाते हैं अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें सबसे पहले है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स किसका कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, द एटम दैट लूसेस इलेक्ट्रॉन इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड। वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी दूसरे एटम को, तो जिसने दिया होता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और दूसरा एटम जिसने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है वो उसको कह देते हैं रिडक्शन, वो एटम रिड्यूस्ड हो जाता है। इस तरह इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फिर है हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। Polymerization is a process in which relatively small molecules combine to produce a large network of molecules is called polymerization. हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि वाटर की प्रेजेंस में जो है वो ब्रेक डाउन होती है मॉलिक्यूल्स की। डिहाइड्रेशन जो है ये उसका ऑपोजिट है। हाइड्रेशन का ऑपोजिट है, हाइड्रोलिसिस का ऑपोजिट है डिहाइड्रेशन। इसमें क्या है कि वाटर जो है वो ड्यूरिंग रिएक्शन उस सब्सटेंस में से बाहर निकल जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो है रिएक्टेंट्स जो है वो एनर्जी जो है वो लेते हैं फोटोन से, लाइट सोर्स से एनर्जी लेते हैं और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ड्यूरिंग रिएक्शन हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें ड्यूरिंग रिएक्शन हीट जो है वो इवॉल्व होती है, मतलब रिलीज होती है उस रिएक्शन में से। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम उसके एक ग्लास के अंदर हमने लिया है कोई भी केमिकल लिया, उसको हम हीट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे अगर वो हॉट हो जाएगा ना वो ग्लास, इसका मतलब है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हमें उसमें से हीट या गैस बाहर निकलती हुई नजर आएगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन ये होता है कि हम पूरा मॉलिक्यूल का नेम लिखने की बजाय हम उसको सिंबल्स के थ्रू हम उसको लिख देते हैं, या फिर उसका सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं। हम पूरा उस रिएक्शन में जो है हम लिखते नहीं है। लाइक इसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। वाटर पूरा लिखने की बजाय हम लिख देंगे H2O। तो ये हमारे पास आ जाएगी केमिकल इक्वेशन। जो हम इक्वेशंस लिखते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं कि हम उनके सिंबल्स को यूज करते हैं या फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सल्फर ऑक्सीजन पूरा लिखने की बजाय हमने उनके सिंबल्स हमने यूज कर लिए। ये आ जाती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको अब बैलेंस करना होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड पे जो है ना वो एटम्स सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसके स्टेप्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसका क्या रूल है हमारे पास कि हम किस तरह से जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। सबसे पहले तो ये है कि हमने सही से फॉर्मूलाज जो हैं, जो सिंबल्स हैं, वो सही से हमने पुट करने हैं इक्वेशन में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एटम्स को काउंट करेंगे दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट्स लिखे होते हैं इक्वेशन में, और राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं। फिर उसके बाद क्या हम करेंगे, हम नंबर्स को ऐड कर देंगे उन फॉर्मूलाज के फ्रंट पे, बोथ साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। और उसके बाद हम दोबारा से उसको चेक करेंगे कि बोथ साइड्स पे जो है वो हमने नंबर इक्वल लिखे हैं। ये है हमारे पास प्रोसीजर इक्वेशन को बैलेंस करने का। नीचे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि हम इसकी यूज़ हम इसको कहाँ कर सकते हैं। जो हमने पूरा ये टॉपिक पढ़ा है केमिकल इक्वेशन का, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। जब हम कोई खाना बनाते हैं तो उसमें भी हमारी जो है केमिकल रिएक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं। जब मेडिसिन बनती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में, उसमें केमिकल रिएक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं। बर्निंग फ्यूल में जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन हमारे इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रही होती है, सोप्स वगैरह बनते हैं जो डिफरेंट केमिकल्स वगैरह से, इसमें भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।